बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड जो है ये प्राइस मैकेनिज़्म के टॉपिक का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है उसका एक बड़ा ही बेसिक और बड़ा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। और मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स के अंदर लॉ ऑफ डिमांड को पूछा जाता है। तो आज हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड अगर एग्ज़ाम्स में आता है तो उसको स्टूडेंट्स ने किस तरह प्रेजेंट करना होता है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड की सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन है लॉ ऑफ डिमांड की, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। कहते हैं कि दूसरी चीज़ें बदस्तूर रहे, उसी तरह रहे, फिक्स रहे। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, अब कमोडिटी में कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ सर्विस भी हो सकती है, ठीक है। तो वो कहता है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी यानी गुड और सर्विस इंक्रीजेस। जब किसी चीज़ की प्राइस या किसी सर्विस की कोई प्राइस इंक्रीज करती है, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्टेड। अब कुछ राइटर्स यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करने की वजह से लिखते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। डिक्रीजेस वर्ड गलत है, यहाँ पे आना चाहिए क्या, क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्टेड, जिसका मतलब होता है कि क्वांटिटी डिमांड सुकड़ जाती है। यानी प्राइस इंक्रीज करने की वजह से कंज्यूमर नहीं चाहता कि वो उसकी डिमांड को कम करे, बट वो एक्चुअली प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से या अपनी परचेजिंग पावर के लेस होने की वजह से मजबूर हो जाता है कि वो उसकी क्वांटिटी डिमांड को कम करे। तो इस तरह की जो क्वांटिटी डिमांड का कम होना होता है उसे हम उर्दू में या तो कहते हैं सुकड़ना, या फिर हम उसकी कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट अभी हमने पीछे कही है, हमने कहा कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड कॉन्ट्रैक्टेड। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस, यानी उसके उलट, पहले इंक्रीज हो रही थी, अब यहाँ पे वाइस वर्सा ये कहता है कि उसी स्टेटमेंट के उलट, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इज एक्सटेंडेड, फैलना। तो वही बात कि यहाँ पे हम एक्सटेंडेड का वर्ड यूज करेंगे, फैलना का वर्ड यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे इसके इंक्रीज की बात करेंगे तो वो गलत होगा। इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब कुछ और बनता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि डिमांड का इंक्रीज होना और उसका कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड होने में डिफरेंस क्या होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड की ये डेफिनेशन के बाद ये जो डेफिनेशन को ज़्यादा मोर क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक यहाँ पे एक इसके रिलेशनशिप का, इसके इन्वर्स रिलेशनशिप का एक टेबल प्रिपेयर करते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके आपको। यानी हम एक तरफ प्राइस और क्वांटिटी डिमांड को कंपेयर करते हैं। प्राइस जो है जब वो इंक्रीज करती है, पहले हमने कहा था कि प्राइस अगर इंक्रीज करती है, ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज करती है तो उसके बदले में क्वांटिटी डिमांडेड उसके रिएक्शन में फॉल करती है। फॉल नहीं बल्कि हम क्या करती, कॉन्ट्रैक्ट करती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर किसी चीज़ की प्राइस डाउन करती है, मतलब कम होती है, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो एक्सटेंड हो जाती है। तो ये एरो का एक साइन, अगर प्राइस का एरो ऊपर को जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांड का नीचे जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर प्राइस का एरो नीचे को है तो क्वांटिटी डिमांड का ऊपर को जा रहा है। तो ये चीज़ क्या शो कर रही है, ये चीज़ इसके इन्वर्स रिलेशन को शो कर रही है। इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसी तरह क्वेश्चंस का दूसरा डेफिनेशन के बाद इसका दूसरा पोर्शन होता है एजम्पशंस का। तो एजम्पशंस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कांस्टेंट कंसिडर कर लेते हैं और ये कंसिडर करते हैं कि ये चीज़ें फिक्स रहेंगी, नहीं बदलेंगी। जैसा कि हमने ऊपर डेफिनेशन में कहा था कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये जो हमने बात की थी यहाँ पे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये कौन सी अदर थिंग्स हैं, वो ये वाली अदर थिंग्स हैं,
ये एजम्पशंस को हम वो अदर थिंग्स का नाम देते हैं कि ये कांस्टेंट रहेंगी, ये नहीं बदलेंगी। हम सबसे पहले ये एज्यूम करते हैं कि नो चेंज इन पॉपुलेशन, आई मीन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। देखो, अगर हमने जैसे कहा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है, और प्राइस अगर बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सुकड़ जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाएं, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, तो डेफिनेटली बेशक प्राइस बढ़ रही है, लेकिन नंबर ऑफ कंज्यूमर ज़्यादा होने की वजह से भी ओवरऑल जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी और वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल साबित होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये अज्यूम करते हैं, अगर हमने लॉ ऑफ डिमांड को ट्रू प्रूफ करना है तो हम ये कहते हैं कि देयर वुड बी नो चेंज इन पॉपुलेशन और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। सेकेंडली, हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर शुड बी नो चेंज इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, कि जो कंज्यूमर्स हैं, जो चीज़ों के ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहे हैं, उसके मुताबिक कंजम्पशन कर रहे हैं, अगर वो ये एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि फ्यूचर के अंदर चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो बेशक चीज़ें अभी चीज़ों की प्राइस बढ़ भी रही होगी, तो इन एक्सपेक्टेशंस की वजह से बढ़ती हुई प्राइस के बावजूद वो ज़्यादा ख़रीदेंगे क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है। या इसी तरह अगर एक्सपेक्टेशन लोगों की ये हो कि फ्यूचर में किसी चीज़ की या मुख्तलिफ चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो जाएंगी, तो अभी बेशक प्राइस नहीं भी बढ़ेगी तो वो उसकी क्वांटिटी डिमांड को कम कर देंगे और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ट्रू होल्ड नहीं करेगा। इसलिए सेकेंडली हम ये अज्यूम करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल शुड नॉट चेंज। थर्ड अजम्पशन हम इसकी लेते हैं, नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। देखो, अगर चीज़ें बेशक महंगी हो रही हों, उनकी प्राइसेस बढ़ रही हों, लेकिन अगर किसी पर्सन की इनकम इस हद तक बढ़ जाए कि प्राइसेस के बढ़ने की वजह से वो क्वांटिटी डिमांड को कम ना करे, तो फिर इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं करेगा। तो इसलिए हम ये भी अज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर्स की जो इनकम है वो भी चेंज नहीं होगी। अगर वो चेंज हो जाएगी, कंज्यूमर की इनकम पहले से बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वायलेट हो सकता है। इसी तरह नो चेंज इन टेस्ट और प्रेफरेंसेस। देखो, बेशक चीज़ें महंगी हो रही हों, लेकिन अगर उन चीज़ों के अंदर किसी कंज्यूमर का कुछ स्पेसिफिक टेस्ट उसका डेवलप हो जाता है या फिर उसको वो मेंटली साइकोलॉजिकली प्रेफर करना शुरू कर देता है, तो फिर प्राइस बढ़ने के बावजूद वो उसकी क्वांटिटी डिमांड को बढ़ा देता है। इसके बाद फर्दर हम ये अज्यूम करते हैं कि देयर शुड बी नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंटर रिलेटेड आपस में होती हैं। अब रिलेटिव गुड्स जो होती हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। रिलेटिव गुड्स जो हैं सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं या फिर कंप्लीमेंट्री हो सकती हैं। अब सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ कौन सी होती हैं? मसलन वो कमोडिटीज़ जिनका इस्तेमाल एक होता है, जिनका यूजेज एक होता है, बट वो दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे एक कार है, एक मोटर कार है, तो मोटर कार के अंदर सीएनजी भी इस्तेमाल हो सकती है और उसको चलाने के लिए फ्यूल के तौर पे पेट्रोल भी इस्तेमाल हो सकता है। तो पेट्रोल और सीएनजी आपस में सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ होंगी। अब लॉ ऑफ डिमांड को सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ की कीमतें कैसे डिस्टॉर्ट करती हैं? देखो, अगर पेट्रोल की प्राइस बेशक नहीं बदलती, लेकिन सीएनजी की प्राइस बहुत कम हो जाती है, सस्ती हो जाती है, तो पेट्रोल की प्राइस ना चेंज होने के बावजूद भी लोग उसकी डिमांड को, पेट्रोल की डिमांड को कम करेंगे, कांस्टेंट प्राइस के बावजूद कम करेंगे और सीएनजी की जो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसको बढ़ा देंगे। इसी तरह कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो एक दूसरे को compete करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम मोबाइल फ़ोन एक परचेज करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन के साथ जो चार्जर होता है वो, या चार्जिंग बैंक जो एक होता है उसके साथ वो, या हैंड फ्री जो होती है वो कंप्लीमेंट्री गुड होती है, ठीक है, ये भी रिलेटिव गुड्स में आती हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो रिलेटिव गुड्स होती हैं, खा वो सब्स्टिट्यूट हों या कंप्लीमेंट्री गुड्स हों, उनकी प्राइसेस भी ना चेंज हों। अगर उनकी प्राइसेस चेंज होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड ट्रू होल्ड नहीं करेगा। इसी तरह फिर लास्ट पे हम कहते हैं कि नो चेंज इन नेचुरल सर्कमस्टांसेस। भाई, नेचुरल कंडीशंस चेंज ना हो। नेचुरल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? मतलब सीजन्स चेंज ना हो जाए।
वेदर कंडीशंस चेंज ना हो जाए। मतलब अगर देखें, अगर कोई चीज़ लोग अगर गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं और विंटर सीजन के अंदर, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जी विंटर सीजन ही रहेगा, समर सीजन नहीं आएगा, क्योंकि समर सीजन आएगा तो बेशक जो है वो प्राइसेस डाउन होती जाए, लोग उसकी क्वांटिटी डिमांड नहीं करेंगे वार्म क्लॉथ्स की, और वो कॉटन के क्लॉथ्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो हम इसलिए कहते हैं कि नेचुरल जो कंडीशंस हैं या नेचुरल सर्कमस्टांसिस हैं या जो सीजन्स हैं वो नहीं बदलेंगे, उनमें कुछ चेंज नहीं आएगी। अच्छा, एजम्पशंस इसका दूसरा पोर्शन था इस क्वेश्चन का। और इसके बाद सेकंड जो इसका पोर्शन आता है वो है इसका टेबल। देखो, इकोनॉमिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इसमें हम सब डेफिनेशन देखते हैं। अगर डेफिनेशन में हमें बात क्लिक नहीं हो रही तो हम किसी एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। अगर एग्जाम्पल में कोई बात क्लिक नहीं हो रही तो हम उसकी एजम्पशंस के अंदर जाकर डिस्कशंस करते हैं ताकि वो क्लिक हो जाए। अगर वो भी नहीं तो फिर हम किसी एक पोथेटिकली या रियली किसी हम टेबल का सहारा ले लेते हैं, डेटा का सहारा ले लेते हैं। मैं भी यहाँ पे इसी तरह एक पोथेटिकल जो है ना एक टेबल क्रिएट करने लगा हूँ जिसमें मैं लॉ ऑफ डिमांड को रिफ्लेक्ट करूँगा और प्राइस और चीज़ की क्वांटिटी डिमांड का रिलेशनशिप शो करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं लेट करता हूँ कि मेरे पास है क्वांटिटी राइस की केजी के अंदर उसकी क्वांटिटी डिमांड का मैं एक कॉलम ले लेता हूँ। आपने भी जब टेबल बनाना है तो ऐसे ही बनाना है। और पहले कॉलम के अंदर मैं राइस की प्राइस रुपीज़ में मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लेट करता हूँ कि बेसिकली राइस की जो प्राइस है वो है ₹100 पर केजी। और जब 100 रुपीज़ उसकी प्राइस होती है पर केजी, तो लेट से कि वो जो कंज्यूमर है वो उसकी क्वांटिटी डिमांड करता है 10 केजी। ठीक है, इसी तरह फिर मैं लेट करता हूं कि प्राइस को एक तरफ हमने इसको मूव करना है, या तो प्राइस को कम करना है या फिर ज़्यादा करना है। ठीक है, कम करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट होगी यानी कम होगी। और अगर उसको हम ज़्यादा करेंगे तो अगर उसको प्राइस को हम ज़्यादा करेंगे तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन अगर हम उसे कम करेंगे तो वो एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो मैं ज़्यादा करता हूँ, प्राइस को ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि प्राइसेस हमेशा उनका अपवर्ड रुझान ही होता है, वो बढ़ती हैं। मैं लेट करता हूँ कि प्राइस जो है राइस की वो ₹100 से 120 हो जाती है, ₹20 प्राइस पर केजी राइस की बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली उसकी परचेजिंग पावर उस पर्सन की कम हो जाएगी, वो उसकी क्वांटिटी डिमांड उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो कम कर देगा, वो 10 से 8 केजी उसकी क्वांटिटी डिमांड करेगा मार्केट में। इसी तरह बाद में मैं फिर लेट करता हूँ कि प्राइस और बढ़ गई, प्राइस अगर और बढ़ती है वो 120 से 140 केजी हो जाती है, 140 रुपीज़ हो जाती है, सॉरी। तो फिर क्वांटिटी डिमांड जो है वो उसकी 2 यूनिट और कम कर देगा, उसको वो 6 केजी तक ले जाएगा। इसी तरह फिर वो अगर 160 होती है प्राइस तो क्वांटिटी डिमांड को और कम कर देगा और उसको 4 यूनिट्स पे ले जाएगा। ये तो टेबल है। इसी टेबल को इसी तरह हम इसके डायग्राम भी हम इसकी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। डायग्राम जब आपने बनानी है तो एक चीज़ का ख्याल रहे कि इसके डायग्राम के 2 एक्सिस होते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं और इसको हम वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस भी कहते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम डायग्राम बनाते हैं तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वजह से दूसरा वेरिएबल चेंज होता है, प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है, तो प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम प्राइस को वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं और क्वांटिटी डिमांड को हम एक्स एक्सिस के ऊपर मेंशन करते हैं। अब देखो, प्राइस जो है हमारी वो 100, 120 और 140, 60 है। हमने यहाँ पे इसको इसी तरह सेम स्केल के साथ लेके मैनेज कर लेना है। मैं लेट करता हूँ कि इससे ओरिजिन के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये इसको मैं काट देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या था, बट मैं इसको जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वहाँ पे वो 100 है, तो 100 से मैं इसको स्टार्ट ले लेता हूँ 100। और अगली लाइन पे मैं इसका डिफरेंस लेता हूँ 20 का 120, और 120 के बाद 140 और 140 के बाद 160। ठीक है, इसी तरह जो क्वांटिटी डिमांड है उसके अंदर भी मैं 2 का डिफरेंस ले लेता हूँ। यहाँ पे इसको मैं काट देता हूँ, शुरू में 2 से स्टार्ट ले लेता हूँ, 2 और 2 के बाद 4 और 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8।
ठीक है, ये मैंने क्वांटिटीज़ इनके स्केल्स प्रॉपर स्केल के साथ मैंने क्वांटिटीज़ डिमांडेड को केजीज़ के अंदर यहाँ पे मेंशन कर लिया और प्राइस को यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब मैं इनके कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स बनाऊंगा। देखें 100 और 100 इन फ्रंट ऑफ है किसके, 10 के है। 100 जो है जहाँ पे 100 प्राइस है वहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 10 है, मतलब ये 8 के बाद 10 भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो 100 इन फ्रंट ऑफ 10, 100 इन फ्रंट ऑफ 10 पहला कोऑर्डिनेशन पॉइंट ये बनेगा। ठीक है, लेट सपोज कि ये ए है। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो पेयर था हमारे पास 120 और 8 का रिलेशन था, 120 और 8 का रिलेशन था, 120 और 8। इसका मतलब ये है कि जो 120 प्राइस है, 120 जो प्राइस है उसके सामने जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो कितनी है, 8 kg। ठीक है, तो बिल्कुल 8 के ऊपर यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट ले लेंगे, इसको हम बी कह देते हैं, लेट सपोज। ठीक है, इसी तरह फिर अगर हम बात करें 140 की, जब प्राइस उसकी 140 होती है तो 140 पे वो क्वांटिटी डिमांड कितनी कर रहा है, 6 कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने क्या करना है, हमने 6 के सामने और 140 के सामने कोऑर्डिनेशन पॉइंट लेना है। नेक्स्ट इसको मैं कह रहा हूँ कि ये सी है। इसी तरह 4 के सामने फिर क्या होगा, 4 के सामने 160 होगा, 4 के सामने होगा 160 और इसको मैं डी कह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आए 4 कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स। इन चारों कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा। ठीक है, इनको जब मिलाऊंगा तो मेरे पास एक कर्व बनेगा, ये इस तरह एक कर्व बनेगा मेरे पास, ये कर्व बनेगा जिसको मैं कहता हूँ कि ये है डिमांड कर्व, ये है डिमांड कर्व। ठीक है, ये डिमांड कर्व जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस इसकी बढ़ती जा रही थी, प्राइस जैसे जैसे इसकी ज़्यादा होती जा रही थी, क्वांटिटी डिमांड इधर से कम होती जा रही थी। ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ मतलब ये जो डिमांड कर्व है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये थी, ये डायरेक्शन थी। ठीक है, इस डायरेक्शन को जब क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही है तो हम इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा था। ठीक है, प्राइस बढ़ती जा रही थी और इसमें ये इसकी जो क्वांटिटी डिमांड है ये सुकड़ती जा रही थी, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही थी। ठीक है, यही अगर मतलब ये हमारा उलट होता, इसकी डायरेक्शन उलट होती तो हम इसे एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, डायग्राम जैसे हम बनाते हैं वैसे इसकी हम एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं। और लास्ट सेगमेंट जो इसका होता है लॉ ऑफ डिमांड का, वो होता है लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस। देखो जी, लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर एट ऑल लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, वो चीज़ें जो कि लॉ ऑफ डिमांड की बाउंड्री से ही बाहर हैं। ठीक है, तो उनको एक्सेप्शंस भी कहते हैं हम, लिमिटेशंस भी कहते हैं, हदूद भी उनको कह देते हैं उर्दू में। ठीक है, उनकी लिमिट्स, हदूद, ठीक है, या एक्सेप्शंस हम इनको कहते हैं, इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने एक लॉ ऑफ डिमांड का एक सर्कल बना लिया, एक उसकी बाउंड्री बना ली। ठीक है, और जिन चीज़ों जो चीज़ें जिनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन नहीं है उनको मैंने लिख लिया। इसमें सबसे पहली चीज़ है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। देखो, बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ वो चीज़ें हैं जिनके बगैर इंसान की ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है कि वो बच सके, या मतलब उनके बगैर पॉसिबल नहीं है कि इंसान ज़िंदा रह सके। ठीक है, उसमें आटा है, उसमें खाने की चीज़ें हैं, पीने की चीज़ें हैं। ठीक है, वो चीज़ें, शेल्टर है उसके अंदर क्लॉथिंग है। ठीक है, ये कुछ ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं जिनके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। तो अब बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं, अगर इनकी प्राइसेस बढ़ती भी जाएंगी तो लोगों ने ज़िंदा रहने के लिए उनको ख़रीदना तो है, उनको इस्तेमाल तो करना है, तो इनके ऊपर फिर कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग इनकी डिमांड बढ़ाते हैं। ठीक है, और इनको कंज्यूम करते हैं। ठीक है,
इनको कम नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन जो है वो दिन की 3 रोटियां खाता है, तो इट डज़न्ट मीन कि अगर आटा महंगा हो गया तो वो 3 से 1 रोटी पे आ जाएगा, नहीं, उसने अपना पेट तो पालना ही है, ठीक है। या कपड़ों की प्राइसेस अगर बढ़ गई हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप का, अपने जिस्म को कवर नहीं करेगा, वो अपने आप को मौसमी हालात से बचाने के लिए, मौसमी शिद्दत से बचाने के लिए, कपड़ा महंगा भी होगा तो उसने ख़रीदना है, और महंगा होने के बावजूद वो उसकी क्वांटिटी डिमांड करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी जो चीज़ है फैशन। फैशन और एक ऐसी चीज़ है, मतलब क्रेज़ है, लोग पंप एंड शो के लिए और शान व शौकत के लिए उनको उधार भी उठाना पड़े, जहाँ कहीं से भी अरेंज करना पड़े, चीज़ें बेशक महंगी हो रही हों, उनकी एक्सेस ना भी हो तो किसी न किसी तरीके से लोन लेके, पैसे इकट्ठे करके, कट्स लगा के बाकी चीज़ों को, जो चीज़ें फैशन में होती हैं उनकी कीमतें अगर बढ़ भी रही हों तो वो उनको लाजमी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो फैशन के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। इसी तरह एक और चीज़ है इन्फीरियर कमोडिटीज़। देखो जी, इन्फीरियर कमोडिटीज़ वो होती हैं जो घटिया होती हैं और माशरे के अंदर इन चीज़ों को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती, इन्फीरियर कमोडिटीज़ को, ठीक है। अब इनकी कीमतें जो है ना, इनकी कीमतों के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो इतना होल्ड नहीं करता, ठीक है। इनकी प्राइसेस अगर कम होती हैं, इन्फीरियर है ना, घटिया है, इनकी प्राइसेस कम होती हैं तो लोग इन्फीरियर समझ के इनको छोड़ देते हैं, नहीं खरीदते। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इन्फीरियर कमोडिटीज़ की, जैसे राइस की मैंने मिसाल ली टेबल के अंदर भी। तो राइस जैसे चावल है और उसके साथ एक टोटा चावल होते हैं, टूटे हुए चावल होते हैं। अब टोटा चावल की प्राइस कोई तकरीबन 60 70 80 रुपये होती है, जबकि बाकी जो राइस है उनकी 140 150 रुपीज़ पर केजी उनकी प्राइस होती है। तो लोग टोटा चावल की प्राइस कम होने के बावजूद उसको नहीं खरीदते, क्योंकि वो घटिया है, क्योंकि वो इन्फीरियर है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस कम होने के बावजूद वो उसकी क्वांटिटी डिमांड को एक्सटेंड नहीं कर रहे, तो इसका क्या मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इन्फीरियर कमोडिटीज़ के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा रेयर कलेक्शंस। देखो जी, रेयर कलेक्शंस वो होती हैं, मतलब जिस तरह के कीमती नवादरात होते हैं, जिस तरह के ओल्ड काइंस होते हैं, कई लोगों के मशगले होते हैं रेयर कलेक्शंस को इकट्ठा करना। तो रेयर कलेक्शंस जो होती हैं, अगर मतलब हीरे जवाहरात वगैरह, अगर उनकी प्राइसेस ज़्यादा, जितनी मर्जी ज़्यादा होती जाए, लोगों ने उनका शौक़ होता है, उनकी हॉबीज़ होती हैं, उनके मशगले होते हैं, या उनका कोई और सर्टन कोई उसके पीछे पर्पस होता है, तो उनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। इसके अलावा एक और चीज़ है फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को ये डर हो कि इन नियर फ्यूचर किसी चीज़ की शॉर्टेज पैदा हो जाएगी, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, तो वो क्या करते हैं, करंटली कीमतें बढ़ने के बावजूद उसकी डिमांड बजाय कॉन्ट्रैक्ट करने के वो एक्सटेंड करते हैं और ज़्यादा करते हैं उसकी डिमांड, क्योंकि उनको डर होता है कि शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी तो ये मिलेगी नहीं फ्यूचर में। तो जब कोई ऐसी चीज़ें जिनका ये डर हो कि उनकी शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, उनकी जो डिमांड है उनके उनके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। उसके अलावा होती हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स ये कुछ ऐसी स्पेशल गुड्स हैं जिनका सर रॉबर्ट गिफन ने कॉन्सेप्ट दिया था। ये कुछ ऐसी गुड्स होती हैं, डिटेल में तो बाद में मैं बताऊंगा, इनकी कीमत अगर बढ़े तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और इनकी प्राइस अगर कम हो जाए तो लोग इनको कम खरीदते हैं, ठीक है। तो ये इनकी कैटेगरी और डिटेल तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, बट गिफन गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता। इसके अलावा चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम इस तरह चेंज हो जाती है, मिसाल के तौर पे चीज़ें महंगी हो रही हैं बट उसकी इनकम कई गुना बढ़ चुकी है, तो अब चीज़ों का महंगा होना उसके लिए मैटर नहीं करता। वो कीमतें बढ़ने के बावजूद चूंकि उसकी इनकम बढ़ गई है तो वो उसकी डिमांड को बढ़ा देगा, एक्सटेंड कर देगा। और लास्ट पे है चेंज इन एक्सपेक्टेशंस। देखो, अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस, किसी भी किस्म की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएं रिगार्डिंग समथिंग, जो भी जिनके ऊपर वो कंजम्पशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्या करते हैं, फिर वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जो है ना वो होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट अबाउट द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस टॉपिक, एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो ये आज का टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी और लॉ ऑफ डिमांड समझ आया हो
तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वैल्यूएबल और अच्छी वीडियो और अच्छे लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।